का मोमेंटम जिसके हाथ में जाते तो वहां से स्टार्ट जो है ना उनको मोमेंटम मिलता है। सेम उनके साथ ये हुआ है, एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है। तो दोनों मोमेंटम जहां से पकड़ने के थे मैच के वो हमने, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। यो व्हाट्सअप, तो इंडियन क्रिकेट ग्राउंड के एक और एपिसोड में स्वागत है। हम दोनों की शक्ल और हम दोनों के जज्बे को देख के समझ आ ही गया होगा। तो ब्रो, मेरे को तेरे से सिर्फ एक ही सवाल है, तो विन हुआ कि लर्न हुआ ब्रो? क्या विन हुआ कि लर्न हुआ, समझा नहीं भाई मैं। अच्छा, तेरे को पता नहीं? अरे हुआ क्या, मैं तेरे को गजब आज सुबह में गया था। अच्छा अच्छा, वैसा हो गया। मैं अभी समझा था कप्ताना। अरे हुआ क्या, आज सुबह में गया था खेलने, तो वहां पर सब लोग, वाह भाई, लोग सब लोग बोल रहे थे। मैं बोला यार मैं समझ तो गया, मैंने बोला ये लोग तो एक्चुअली ये पीएसएल का टाइम का था, लेकिन अभी बहुत फेमस हुआ है। तो लेकिन भाई मेरे को खाली एक ही सवाल है कि तेरे को नहीं लग रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो लर्निंग का जो कोर्स है कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है? कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है। हम लोगों ने एक्चुअली में प्रेडिक्ट किया था, मैं तो इनफैक्ट ये मैच स्टार्ट होने से पहले मैं इतना कन्विंस था कि मैं डेड श्योर था कि इंडिया जीतेगी। एट नो पॉइंट मेरे को लगा इंडिया हारने वाली है, तो मैं डेड श्योर था इंडिया जीतेगी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसा कि तूने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज में बोला कि भाई विराट कोहली से स्टार्ट करना। लोग क्या कहते हैं, ज्यादा देर तक वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो अपने सीधा विराट कोहली से स्टार्ट करता है, लेकिन नहीं, खाली विराट कोहली का इसलिए नहीं कि व्यूज ज्यादा आएंगे वॉट एवर। उस बंदे ने अगेन आया, सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन में आया। मैं नहीं कहूंगा कि उसका स्टार्ट एकदम फ्लुएंट था, जो टिपिकल विराट कोहली की आदत है। उसका स्टैंडर्ड इतना ऊपर है कि क्या करे, लेकिन आज फिर एक सेंचुरी मारा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के आउट होते बहुत लोग आज एक साथ खुश हुए होंगे। विराट कोहली टॉप ऑफ दैट होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ने अपना काम तो कर दिया था, देख भाई, हार्दिक पांड्या को बीच के। तो लेट्स मजाक साइड में अपने सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। आज हम लोग बेसिकली ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को डाइसेक्ट करने के लिए होगा। नीचे तुमको सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। दो बात मैं बोल दूं सिंपल तरीके से, रात के 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी मैं शूट करते करते पौने 12 हो जाएंगे, पौने 12 12 बजे। उसके बाद मैं इसको एडिट करके अपलोड करूंगा, सुबह उठ के वापस काम पे जाऊंगा। आज सुबह उठा था मैं कुछ 6:30 बजे, रात को शायद 1 बजे सोऊंगा। कल वापस मेरे को उठ के जाना है काम पे, और उस दौरान में मुझे अपलोड करके थंबनेल वंबनेल एडिट करके अपलोड भी करना है। और उसके बाद तुम लोगों को खाली एक ही चीज कमेंट करना है कि इंट्रो बढ़िया था। तो भाइयों प्लीज, थोड़ा अब मेरे को लग रहा है ना, अब मैं ऐसे भाई रो मैं अपना रोना रो लेता हूँ भाई। आज मेरे पास इतना काम था, मैं आज 4-5 घंटे ऑफिस जाके बैठा था। भाई आगे भाई यार, पड़ रहा। मेरा तो संडे छुट्टी ही नहीं होता। मेरा तो संडे छुट्टी ही नहीं होता भाई, तू क्या बात कर रहा है? लेकिन चलो, जोक्स असाइड, तुम लोग सब्सक्राइब करना है तो कर ही लो, बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ कि आज इस तरह से विराट कोहली ने खेला, ठीक है? हम लोग बाकी है ना इनिंग बाय इनिंग डाइसेक्ट करेंगे एवरीथिंग। सबसे पहले विराट कोहली पे आते हैं। तू मुझे ये बता कि विराट कोहली की, यार एक तो उसने इतनी सेंचुरीज मारी है, तू की क्या अलग बोलेगा? अगर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो हाँ, विराट की एक है ना काफी अच्छी इनिंग थी, लेकिन विराट की बाकी इनिंग्स से देखना है तो ऐसा कुछ नहीं किया विराट, जस्ट यूजुअल डे था। और ये इतनी गजब बात है कि बंदे ने इतनी सेंचुरीज मारी कि यूजुअल डे था। आज विराट एक्चुअली में 14,000 ओडीआई के रन कंप्लीट किया, और उसने सचिन का रिकॉर्ड 64 इनिंग से तोड़ा। हाई 64 इनिंग से तोड़ा, तो गजब है। तो लेट्स बात करते हैं कि भाई विराट कोहली ने आज जो इनिंग खेली उसमें तेरे क्या क्या चर्चा? मेरे हिसाब से उसने हर जगह रन मारे, जस्ट लाइक विराट कोहली, उसने हर जगह रन मारे। बहुत ब्रिलियंट। तेरे हिसाब से क्या तू कुछ अलग बोलना चाहेगा विराट कोहली पे? मैं विराट कोहली पे भाई यही बोलना चाहूंगा कि आज विराट कोहली में मेरे को थोड़ी सी ये चीज लगी कि जब वो इनिंग्स को प्रोग्रेस कर रहा था तब उसकी स्ट्राइक रेट शुरू में कोई इतनी कम नहीं थी। वो एक अच्छी हेल्दी स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा था, और उसने स्पिनर्स को भी अच्छे से सिंगल डबल लिए थे। दो उसने ऐसा नहीं है कि बहुत बाउंड्रीज मारी और स्पिनर को, लेकिन उसने स्पिनर्स को बहुत अच्छे से आज हैंडल किया था, जो कि मैं देखना चाहता था। क्योंकि पेस के सामने तो विराट कोहली का गेम कभी ऐसे शंका में था ही नहीं लॉन्गर रन में, वनडे। मैं तुमको एक स्टैट बता रहा हूँ आज, जस्ट एक स्टैट बता रहा हूँ। मैंने आज देखा कि विराट कोहली 140 प्लस केपीएच की बॉलिंग पे विराट कोहली की 83 की एवरेज है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, 83 की एवरेज। तो हाँ, कंटिन्यू कर। तो हमेशा से यही देखना रहता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर्स पे विराट कोहली फंस जाता था थोड़ा सा। आज थोड़ा सा बैक ऑफ द इनिंग्स में मेरे को सलमान अली आगा के सामने लगा भी, जब चीजें बहुत ईज आउट हो गई थी तो उसकी जो भी शॉट्स थे या जो भी ड्राइव्स थी वो सब हाथ में जा रही थी, लेकिन स्टिल वो कोई इतना बड़ा वो नहीं था कि वो कंटिन्यू पूरा चोक होल्ड में आ गया। वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, और जो भी विराट कोहली ने किया वो बहुत अच्छा किया भाई। और आई प्लीजिंग लगी मेरे को उसकी इनिंग्स, कि हाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो खेल रहा है। ना कोई बहुत ज्यादा तेज, ना कोई फालतू के रैश शॉट्स। जब लगा कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आगे बढ़ के बाउंड्री मार दी, जैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे 4 मार दिया, या 50 के लिए जैसे 4 मार के 50 पूरी करी। वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी विराट कोहली की इनिंग में आज। मैं ना कुछ अब थोड़ा टेक्निकल नर्ड वाली डिटेल में चला जाता हूँ। विराट कोहली का जो मैंने स्पिन खेलने का तरीका देखा,
मैंने आज एक चीज बहुत नोटिस की, विराट कोहली बैकफुट पे बहुत ज्यादा स्पिन को खेल रहा था। ठीक है, अब मैं कुछ चीज दिखा रहा हूँ जो विराट कोहली का तुम ज्यादातर देखो, ये बहुत टिपिकल है विराट कोहली। ये जो तुम देख रहे हो अबरार अहमद के अगेंस्ट उसने सिंगल डबल कहा लिए, तो तुम देखोगे मिड ऑन पे लिए, कवर्स पे लिए, थोड़ा बहुत मिड विकेट एरिया में सिंगल डबल्स की बात कर रहा हूँ। और सेम मैं बात करता हूँ खुशदिल शाह जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था। ठीक है, उसको काइंड उसने ज्यादातर कवर्स में मारा। अब भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ना रिसेंट टाइम्स में विराट कोहली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है व्हाइट बॉल में। विराट कोहली ने क्या किया, उसको अक्रॉस द लाइन खेला ही नहीं आज के दिन में। ठीक है, हालांकि वो स्पिन कराता नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू उसने सिर्फ कवर ऑफ साइड में ज्यादातर खेला और ज्यादातर बैकफुट में खेला। क्यों बैकफुट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि रिसेंट टाइम्स में अगर तुमको स्पेशली आदिल रशीद का याद हो, तो आदिल रशीद को रिसेंट टाइम्स में फ्रंट फुट पे खेलते हुए कई बार आउट हो गया है। कभी कभी क्या एक बार शायद बोल्ड हो गया था, एक बार मेरे को याद है कॉर्ड राइट हो गया था, तो एज हट गया था। और रिसेंट में जो बांग्लादेश के सामने भी याद हो, तो बैकफुट पे ही खेलने की कोशिश कर रहा था रियाद हुसैन को, लेकिन उतना कंट्रोल में नहीं था। लेकिन आज वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में था, थोड़ा बहुत लक उसके साथ भी था, लेकिन इतना भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत गंदा खेल रहा हो। तो बहुत अच्छा खेला था। लेकिन ये क्यों बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि रिसेंट टाइम में विराट कोहली बहुत ज्यादा फ्रंट फुट डोमिनेटेड था। अगर तुम बॉर्डर गावस्कर की भी बात करो, वो बैक फुट की बॉल्स को भी फ्रंट फुट पे खेलता था, हालांकि वो पेसर्स थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रंट फुट डोमिनेट हो गया था। लेकिन मैंने उसके गेम में ये चेंज देखा है, तो एक्चुअली में बैक जा रहा है। अबरार अहमद को तो बहुत ज्यादा बैक जाके खेल रहा था, विच इज वेरी गुड। तो मैं इस चीज को एक्चुअली में बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ कि विराट कोहली ने ये चेंज लाया है। अगेन नॉट द फ्लुएस्ट क्या बोलते हैं अपने, एकदम फ्लुएंट वाली इनिंग भी नहीं थी विराट की, लेकिन विराट की वही बात है ना कि ये इनिंग ऑलरेडी इतनी अच्छी है, लेकिन ये ऑलरेडी टॉप विराट की इनिंग में से नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत अमेजिंग खेला। मैं कोई भी एंगल से अंडरमाइन नहीं करना चाहता, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि कोई भी एंगल से अंडरमाइन नहीं करना चाहता ये इनिंग, लेकिन जस्ट मुझे पता था कि कर लेगा विराट। मेरे लिए मैं इतना कन्विंस था, स्पेशली व्हाइट बॉल, स्पेशली वनडे फॉर्मेट में मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि विराट कुछ ना कुछ निकाल। अच्छा मुझे एक बात बता, लोगों को ये रहेगा कि विराट जब टेस्ट मैच में रन नहीं मार पा रहा, तो वनडे में कैसे रन मार लेता है, क्यों, क्या फर्क है वनडे और टेस्ट मैच के क्रिकेट, वनडे और टेस्ट मैच के विराट कोहली में? देखो, सबसे ज्यादा तो पहले जो दो फॉर्मेट्स है उनमें ही बहुत ज्यादा फर्क है। कहीं ना कहीं जो बॉल का फर्क है, जो फील्ड प्लेसमेंट्स का फर्क है, वो विराट कोहली को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अब रेड बॉल जो है वो सीम और स्विंग ज्यादा होती है, तो विराट कोहली का, जैसे तूने बताया कि वो प्रीडोमिनेंटली फ्रंट फुट पे आ जा रहा था, वो एक बार व्हाइट बॉल में वो चीजें उतनी ज्यादा हैम्पर ना करें, लेकिन रेड बॉल में वो बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही थी उसको। साथ ही साथ जब स्पिनिंग कंडीशंस में रेड बॉल, जनरली हम वनडेज में उतनी ज्यादा स्पिनिंग कंडीशंस नहीं देखते, लेकिन रेड बॉल में क्या होता है, जब बॉल भी पुराना हो जाता है, पिच भी पुरानी हो जाती है, तो पिच नीचे रहने लगती है, बॉल थोड़ा ज्यादा स्पिन होता है। तो वो जो सिनारियोस थे वो विराट कोहली के साथ प्ले में आ रहे थे, और दिक्कतें, विराट कोहली हियर अंदर आउट हो रहा था। तो कहीं ना वो सारी जो चीजें होती हैं वो वनडे में ईज आउट हो जाती है। वनडे में बैटिंग टेस्ट के कंपेयर में आसान होती है, भले वो फिर होम कंडीशन से क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि तो पिच पिच इतने रिलेटिवली फटे हुए नहीं थे, एक बॉलर कंटिन्यूअसली तुम्हें वही नहीं डालेगा, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, तो ये सब कंपैरेटिवली। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ, जैसे देखो कि अगर मान लो कोई बॉलर, फॉर एग्जांपल अबरार अहमद बहुत अच्छा डाल रहा, तो अबरार अहमद के कंटिन्यूस 5 या 6 ओवर नहीं डलवाए जाएंगे वनडे में। ठीक है, क्योंकि उसको बैक के लिए भी बचा के रखना है। अगर वो विकेट नहीं ले पाया तो तुम रन नहीं बनाओगे, रोक सकते हो। वनडे मतलब वो सारी चीजें हैं वनडे में कि भाई आराम से तुम खेल के वो कर सकते हो। इसीलिए इसीलिए तो T20 में आंद्रे रसल बेस्ट ऑलराउंडर है, लेकिन वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलता, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से अपने ने ऑलरेडी विराट पुराण थोड़ा लंबा पढ़ लिया। आज तुम लोगों को नीचे हेडलाइंस नहीं दिखेंगे, हम दोनों ही दिखने वाले हैं। अपने यहाँ सीधा बात करते हैं कि भाई सबसे पहले देख, कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज था, लेकिन मेरे को लगता है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एडवांटेज था। पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट ऑफ क्रिकेट दुबई में खेला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज्यादा रेफरेंस नहीं था, लेकिन रिजवान ने टॉस जीत के डिफेंस बैटिंग लिया, विच इज मेरे को लगता है बहुत क्लियरली दिखा रहा था कि उसको पता है कि वो चेज नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे को कोई सेंस नहीं समझ रहा था क्यों इस पिच पे चेज नहीं करना चाहेगा, अंडर लाइट्स क्यों नहीं बैटिंग करना चाहेगा। बट फेयर है ना, उसने बैटिंग लिया। बैटिंग पे अपने सबसे पहले आते हैं, उन्होंने इमाम उलक और बाबर आजम को ओपन कराया। अगेन मेरे को सेंस नहीं समझ आया, मैं उस्मान खान को लाता है, जब तुमने उसको स्क्वाड में लिया तो किस लिए लिया है। ठीक है, लेकिन इमाम उलग और बाबर आजम अगेन फिर से ओपन किए, बाबर आजम ने कुछ यहाँ रन मारे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बात करते हैं इंडिया की ओपनिंग स्पेल के लिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ ओपनिंग स्पेल, तेरे हिसाब से इंडिया का ओपनिंग स्पेल कैसा रहा, मतलब क्या क्या लगता है तेरे, कैसा रहा था? मैं ना तब तक एक ग्राफिक भी दिखाता हूँ। ओके। नहीं, मेरे हिसाब से ओपनिंग स्पेल बहुत अच्छा रहा था, और जो मेरे को डर था कि कहीं ना कहीं ओपनिंग स्पेल में एक्सप्लॉइट हो सकता है हर्षित राणा पावर प्ले के अंदर, वो नहीं हुआ। हर्षित राणा का जो ओपनिंग स्पेल था वो आज एक प्रॉपर बॉलर की तरह लग रहा था कि हाँ भाई उसका एक्सपीरियंस है, वो प्रेशर में नहीं आ रहा है, उसके सामने जो बड़े नाम है उनके सामने। वहीं हट के जैसा ग्राफिक्स में दिख रहा है कि
मोहम्मद शमी का जो आज का स्पेल था वो थोड़ा सा वेवर्ड था लेफ्ट हैंडर्स के सामने, इमामुल हक के सामने, पर फिर भी इतना ज्यादा कुछ मतलब इकोनॉमी मतलब रन कंसीड नहीं किए थे उसने। मैं और हार्दिक मैं राणा इस की चीज़ तो पे हाइलाइट करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है बहुत अनयूजुअल डे था मोहम्मद शमी के लिए। मोहम्मद शमी जस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी स्विंग को। ऐसा नहीं था कि वो बहुत गंदी बॉलिंग कर रहा था। अगर तू लेंथ की बात करें तो लेंथ इज वेरी गुड, कि वो गुड लेंथ, शॉट ऑफ गुड लेंथ में डाल रहा है, लेकिन लाइन, वो लाइन पे बहुत ज्यादा विवर्ट हो रहा था। हर्षित राणा वाज गुड, हर्षित राणा वाज गुड, बट मतलब अपने प्रीवियस सेल्स से बहुत ज्यादा बेटर था आज के दिन में बॉलिंग में। लेकिन अगेन वो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने उसको अटैक करने की कोशिश भी नहीं की। अगेन दैट इज सो टिपिकल ऑफ पाकिस्तान की वो लोग ने। अब देख, हर्षित राणा हमारा सबसे क्या बोलते हैं इनएक्सपीरियंस बॉलर था, और पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं किया उसको मारने की। उसको कोशिश नहीं किया। दोनों ने अपने स्टार्टिंग के 3-3 ओवर के स्पेल में ना 13-13 रन दिए, कंसिडरिंग कि दोनों अपने बेस्ट पे नहीं थे। मोहम्मद शमी तो बिल्कुल भी अपने बेस्ट पे नहीं था। तब भी वो 13 रन ही दिया था स्टार्टिंग में, व्हिच इज वेरी वेरी बैड। और यही चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था कि बाबर आजम ने अपने उससे कुछ ज्यादा कुछ सीखा नहीं। वो लोग कंटिन्यूसली बस वेट कर रहे थे कि गंदी बॉल आए और मैं कवर ड्राइव मारूं। तो एक बार और भी है यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि विकेट गिरा था, विकेट नहीं गिरा था, ठीक है। विकेट तो तो बिल्कुल नहीं गिरा। मैं जो चीज तेको दिखाना चाहता हूँ, जो हम लोग उसकी बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं एक फेज वाइज तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और अपने इस पे थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ठाकुर। तो मैं फेज के बाद फेज वाइज बताना चाहता हूँ। पहले तो हार्दिक पांड्या की अगेन वन सेकंड तारीफ करेंगे, बहुत टाइम हो गया ठाकुर हार्दिक पांड्या की अपने ने बात नहीं की। थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील होता है। अपने लोगों ने एक्चुअली में चैनल कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के कारण चालू किया था अपने ने, कि हार्दिक पांड्या को जो गाली पड़ रही थी अपने से सहन नहीं हो रहा था, अपने वीडियो बना के डाल दिया था। तो अपने आते हैं हार्दिक पांड्या का जो इनिशियल स्पेल था, जैसे हर्षित राणा को हटाया उसने बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा था। अक्षर पटेल का रनआउट बहुत अच्छा था। लेकिन मैं एक चीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जितना मुझे ओपनिंग उनका ओपनिंग स्टैंड इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब जो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि वो लोग ना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, है ना। जैसे कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल वाला सीन था, वो लोग कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशन को, और वहीं पर उनकी बॉलिंग और फॉल्टर हुई। यहाँ पर एक भी पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी मेरे को पाकिस्तान की कोई भी इनिंग में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये नहीं लगा कि पाकिस्तान चार्ज ले रही है। स्पेशली पहले 10 ओवर में उन लोग ने 52 पे 2 थे। नेक्स्ट 10 ओवर में सिर्फ 27 रन मारे। पिछली बार जो न्यूजीलैंड के सामने पावर प्ले लोग ने 10 ओवर का खेला उसमें 22 रन मारे थे। इस बार 11 से 20 ओवर के दौरान ये लोग ने फिर 27 रन मारे। ये लोग क्या सीख नहीं रहे क्रिकेट, या कोई और क्रिकेट देख रहे हैं? देखो अच्छा, जस्ट एक्सप्लेन मी कि ये लोग का आइडिया क्या था। क्या आइडिया था ये लोग का पाकिस्तान का? मेरे को मुझे समझ नहीं है। जबकि मुझे तुम्हारे हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या जैसे बंदे बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 27 रन बिना विकेट खोए 10 ओवर में तुम बना रहे हो। ये कितना बड़ा फेस है, तुम क्या सोच रहे हो? हार्दिक पांड्या जेन्युइनली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन 4 ओवर 7 रन ये कुछ बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल आंकड़े दिख रहे हैं। इतनी एक्सेप्शनल बॉलिंग भी नहीं कर रहा था हार्दिक पांड्या जितना तुमने उसको इतना अच्छा मतलब एक्सेप्शनल बना दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो इंटेंट, लैक ऑफ इंटेंट था, वो जो शॉट्स मोहम्मद रिजवान से, वो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। जबकि एक बहुत बड़ी चीज तुम्हारे फेवर में थी कि तुम एक लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो, बॉलर्स को अपनी लाइन लेंथ एंगल चेंज करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी बॉल्स गलत गिर सकती हैं या गिरी भी होंगी, लेकिन तुमने उस पर कैपिटलाइज किया ही नहीं। मैं ये कह ही नहीं सकता कि 10 ओवर में कोई बॉल गलत ही नहीं गिरी होगी यार, ऐसा तो हुआ ही नहीं लगा। इस पे ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या के लिए कितना बड़ा स्पेल है। दिस इज लाइक मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हार्दिक पांड्या ने ना 6 ओवर का कंसिस्टेंट स्पेल डाला। इसके बाद, इसके पहले उसने 2017 में डाला था चैंपियंस ट्रॉफी में। ठाकुर ने मुझे एक स्टैट भेजा था। तो बेसिकली 2017 से लेकर अभी तक मतलब ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। 8 साल के करियर में हार्दिक पांड्या ने कभी भी ओडीआईज में कंसिस्टेंटली 6 ओवर लगातार नहीं डाले। इससे जस्ट बेसिकली तुम्हें ये पता चल रहा है, या तो हार्दिक पांड्या के अंदर डेल स्टेन की आत्मा आ गई थी, या तो भाई तुम लोग बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं की। जो मैं बोल रहा था कि वो लोग ने ना हर्षित राणा के अगेंस्ट कोशिश किया, ना वो लोग ना हार्दिक पांड्या। भाई एक तो बाबर आजम, लेट्स जस्ट एड्रेस बाबर आजम वन सेट फॉर ऑल। अगेन छोटा सा सेगमेंट करते हैं। बाबर आजम का मेरे साथ अब हो जाना चाहिए भाई। अब कब तक तुम्हें उसको खींच रहा है? चलो पीसीबी खींचेगी खींचेगी। मैं वहां के पाकिस्तान की ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि काफी सारे पाकिस्तान से भी कुछ लोग हमको देखते हैं। उनको भी बोलना चाहता हूँ, देखो भाई, तुम लोग कोई नया बंदा ढूंढ लो। आई एम प्रीटी श्योर तुमको मे बी साइम अयूब है तुम्हारे पास, दो चार और सलमान अली आगा, तुम अब कामरान उसको किंग बनाओ। गुलाम। हाँ, कामरान गुलाम को बनाओ। इससे अच्छा मैं कामरान गुलाम को खिलाऊं। बंदा कुछ तो दिखाएगा भाई, मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच। वो बंदा बेसिकली 2 चौके का प्लेयर बन गया, कि 2 अच्छी कवर ड्राइव मारेगा, शायद उसकी अच्छी रील या स्लो मोशन के शॉट्स आ जाएंगे। दैट्स इट मैं भाई, मेरे को कोई मैच याद नहीं आ रहा जहां पर है ना कुछ करंट सिचुएशन हो और बाबर आजम खड़ा हो। जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप का मैच याद दिलाते, उसमें भी शाहीन अफरीदी वाज द मेन क्या बोलते हैं कल्प्रिट। बाबर आजम या रिजवान का साइड से ऐसा कुछ नहीं था रन ही कम बने थे क्या उस गजब। मैच में।
हाँ, रन ही कम बने थे। तो दैट्स द थिंग, जहाँ पर तुम हार्दिक पांड्या तुमको कंसिस्टेंटली 6 ओवर का स्पेल डाल रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब पहले जो 15 ओवर था पाकिस्तान का, ठीक है, उसमें देख रहे हो इन द फर्स्ट 15 ओवर पाकिस्तान हैव स्कोर्ड 18 रन्स आउट ऑफ 15 बॉल्स, सीमर्स पिच्ड अप 7। ओके, तो दूसरा सॉरी सॉरी मैं कुछ और पढ़ने लग गया। तो पूरा पॉइंट मेरा ये था कि पाकिस्तान वेयर जस्ट वे, उनके पास कुछ प्लान ही नहीं था यार। अगेन दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ पाकिस्तान, बट आई एक्सपेक्ट कि जब तुम इतने बड़े मैच के लिए आ रहे हो तुम्हारे पास कुछ तो प्लान होगा। भाई पाकिस्तान वाज नोन फॉर सच स्टफ, है ना। पाकिस्तान जो तुम्हारे, अगर किसी ने 2011 12 5 7 की अगर पाकिस्तान टीम को देखा हो, दे वर नोन फॉर सच स्टफ, कि वो लोग है ना तुम्हें अचानक से कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इसके लिए तुम कभी भी पाकिस्तान टीम को हल्के में नहीं लेते रहे। अनप्रिडिक्टेबल का टैग हुआ करता था। आज की पाकिस्तान टीम इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल टीम। पाकिस्तान और इंग्लैंड में तो भी कहूंगा इंग्लैंड इज वे अहेड। पाकिस्तान इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल टीम। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, वो लोग कोई भी एस्पेक्ट में कुछ भी नहीं कर रहे। शाहिद शकील अगर आज रन नहीं मारे होते तो भाई मेरे को लगता है शायद 100-150 का टारगेट होता, मे बी ये वीडियो अभी तक रिलीज हो गया होता। सो इतने पथेटिक थे। मैं तुमको फेस वाइज आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन तू मेरे को थोड़ा और डिग डीप कर। जब जब मोहम्मद शामी और हर्षित राणा का इनिशियल स्पेल गया, पंड्या आया, उसके बाद एक बहुत लंबा फेज आया जहां पर है ना वो लोग के कोई विकेट्स नहीं गिरे, ठीक है। तो अपने ग्रुप में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये लोग का टाइम अच्छा जा रहा है। पर्सनली मेरे को नहीं लगा था कि हो पाएगा, क्योंकि आई हैव जस्ट सीन सो मेनी मैचेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन रीसेंट टाइम्स। इतने सारे मैचेस देखे कि मेरे को, मैं कह रहा हूँ, मैं ये तक कह सकता हूँ मैंने शायद इंडिया के उतने मैचेस नहीं देखे जितने मैंने पाकिस्तान के मैचेस देखे, ठीक है। ठाकुर तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसे वहां का ग्रीन कार्ड दे देगा, मैंने इतने मैचेस देखे पाकिस्तान। मैं श्योर था क्या होने वाला है और एक्चुअली में वैसा हुआ। चल वो गया उसका, जब अक्षर पटेल और जडेजा आए, एंड अक्षर पटेल और जडेजा की बॉल टर्न भी नहीं कर रही थी। जो उनका इनिशियल स्पेल था उसमें बॉल कुछ खास टर्न भी नहीं कर रहा था। ऐसे में मोहम्मद रिजवान जो उनका कैप्टन है वो कर क्या रहा था। मुझे कई ऐसी बॉल्स याद है यार जहां पे मैं ऐसा सोच रहा था कि ये डेलिबरेटली डॉट खेल रहा है क्या, कि मतलब भाई ये सोच चुका है क्या कि मैं तो डिफेंड ही करूंगा, बॉल कैसी भी आए, ठीक है। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है वहां पे, है ना। ये जो स्टैट है ये देख लो, पाकिस्तान टॉप ऑर्डर टुडे डॉट बॉल परसेंटेज। भाई ये क्या चल रहा है। मोहम्मद रिजवान का 56%। पावर प्ले में डॉट बॉल परसेंटेज समझ आता है कि भाई बाउंड्री लग गई, गैप में गया तो, या फिर शॉट हाथ में आया। जहां पे फील्ड ओपन हो चुकी है, स्पिनर्स मेजरली डाल रहे हैं, सेकंड स्ट्रिंग ऑफ बॉलर्स डाल रहे हैं, वहां पे तुम 56% बॉल्स डॉट खेल रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था भाई क्या चल रहा है वहां पे। लिटरली सच में बोरिंग होने लगा था। मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो बहुत कैजुअल क्रिकेट फैंस हैं, मतलब वो आज की मैच देखेंगे उसके बाद शायद अगला इंडिया पाकिस्तान देखेंगे, ठीक है, या इंडिया फाइनल वाइनल पहुंच गया तो वो देखेंगे। वो लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को कि बोर हो रहा है भाई, बोर हो रहा है। मैं बोला बोर क्यों हो रहा है, यही तो मजा आ रहा है देखने में भाई, कि मैं जिस बॉल में सोच रहा हूँ कि इस पे तो रन बनना चाहिए था, अरे स्वीप आ जाएगा, वहां पे वो डॉट ऐसे टक करके भाई मिड विकेट के हाथ में बॉल ले रहा है। मैं मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट के लिए समझा रहा हूँ। जो पाकिस्तान का थर्ड विकेट का पार्टनरशिप था वो 144 बॉल में 104 का पार्टनरशिप था, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 77 बॉल में सिर्फ 46 मारे। वेयरएज इंडिया का जो थर्ड विकेट का पार्टनरशिप था विराट कोहली श्रेयस अय्यर में, वो 128 बॉल में 114 का पार्टनरशिप था। ये रहा बेसिकली, ये विराट कोहली ने 128 बॉल में 100, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने 128 बॉल में 114, ऑलमोस्ट दोनों ने 90 के स्ट्राइक रेट 90-80 के स्ट्राइक रेट से खेला। वेयरएज 144 बॉल में 104, 144 बॉल कितना, ऑलमोस्ट 23-24 ओवर्स, 24 ओवर में 104 रन की पार्टनरशिप है ना, 24 ओवर्स। और उसके बाद जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी, ठीक है तुमने इतने बॉल खा लिए, उसके बाद वो दोनों आउट किस तरह हो रहे हैं, क्या चल रहा है भाई। कोई भी एंगल से कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द ब्लू बॉलिंग या फील्डिंग या ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ इमाम उलग का, चल भाई अक्षर पटेल ने बहुत गजब रन आउट कर दिया, बाबर आजम को भाई लोग बोलते हैं कि जाफा पड़ गया। रिजवान ने क्या किया, वो उसका जस्ट एक बॉल पहले कैच छूटा था हर्षित राणा का, एक टफ चांस बोलूंगा मैं तो, ठीक है। मेरे को लगता है लोग बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत टफ चांस था। जस्ट उसके बाद वो जिस तरह से आउट हुआ है, भाई तुम क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे एक मिनट मोहम्मद रिजवान से हटके जैसे हर्षित राणा पे बात है, बस एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, बाद में बात करेंगे हर्षित राणा की। हर्षित राणा भाई अगर वीडियो देख रहे हो, यू कैन डू नो रॉन्ग दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर तुम टीवी पे खांसते दिख गए ना तो तुमको गाली पड़ने वाली कि तू खांसी है तो तू खेल क्यों रहा, ठीक है। तो जो करना सोच समझ के करना भाई। गौतम गंभीर कोटा आ जाएगा नहीं, लेकिन अच्छा रिजवान पे आते हैं, रिजवान पे वापस से आते हैं कि भाई एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, जो अक्षर पटेल ने बहुत स्मार्ट भी क्या बोलूंगा, बेसिक स्टफ है। तो रिजवान स्वीप्स बहुत खेलता है, ठीक है, सबको पता है वो अपनी कन्वेंशनल स्वीप्स खेलता रहता है। तो उसके लिए भाई 3 फील्डर सेट कर दिए थे, एक काइंड ऑफ एक अपना फाइन लेगिश वाला जो था, एक स्क्वायर लेगिश था और एक मिड विकेट
भाई बंदे के पास तो फिर कोई शॉट ही नहीं था क्या? मतलब भाई ठाकुर एक बात बता, ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक साइड क्रिकेट खेल-खेल के अपने ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट के कैप्टन बन सकते हैं? तो मैं कहीं चूक गया भाई, मैं थोड़ा चूक गया मैं क्रिकेट में। मैं शायद बॉर्डर के उस पार मेरा नाम कुछ और होता, मैं खेल जाता। भाई बंदे के पास कोई और कुछ खेलना ही नहीं आता है क्या? मैं इसको ऐसे देख रहा था आँख से, मैं फैक्ट्री में अरे बैठ चल गया। फील्डर है तो ठीक है, फील्डर है तो ठीक है, सिंगल के लिए तो मार ले भाई वहां पे। आई जस्ट नो आइडिया वो क्या सोच रहा था। मैं पता है तुम लोग को सही में लगेगा कि भाई हम लोग कुछ है ना टेक्निकल डिटेल नहीं बताया, बट देयर इज नो टेक्निकल डिटेल। कुछ है ही क्योंकि भाई साउथ श्रेयस अय्यर जिस बॉल पे आउट हुआ उस पे उसको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो हटे और वो बॉल को कवर पे मारे। जिसको रिक्वायरमेंट थी भाई उसने तो ट्राई भी नहीं किया कि मैं हटूं, ऑफ साइड को एक्सेस करूं, नहीं। मैं तुमको है ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं तब तक तू है ना थोड़ा मोहम्मद रिज़वान पे बात कर। मैं चाहता हूँ कि तू मोहम्मद रिज़वान और शाउद शकील पार्ट जहाँ शाउद शकील को मैंने देखा कि भाई वो कंसिस्टेंटली स्वीप कर रहा है, सिंगल डबल ले रहा है। वो कोई ऐसा है ना आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो अपना नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था, जैसे लोग खेलते हैं, दुनिया क्रिकेट खेलती है। वो एकदम कंफर्टेबली रनिंग कर रहा था, वो ना फंसा हुआ लगा ना कुछ। अपने पैडल स्वीप पे एक आध उसने चौका मारा। उससे दिक्कत क्या हो रही थी, रिजवान इतना धीरे खेल रहा था ना कि उसकी बैटिंग भी स्लो लग रही थी भाई। भाई स्लो उसके सामने मेरे को साउथ शकील ऐसा लग रहा था कि क्या पता नहीं क्या। मैं तुमको कुलदीप यादव का फर्स्ट स्पेल दिखाता हूँ। कुलदीप यादव अगेंस्ट राइट हैंडर्स देख भाई, अब तुम देखोगे कि अब इसमें दो आर्गुमेंट है। या तो कुलदीप यादव ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, जो मेरा आर्गुमेंट है, लेकिन उसके साथ मेरा ये भी आर्गुमेंट है कि दो ऐसे बंदे जो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया कुलदीप यादव को अनसेटल करने के लिए। तुमने ऑलरेडी अक्षर पटेल जो तुम एक अक्षर पटेल तो स्पिन भी नहीं कराता है भाई, वो तो टेस्ट मैचेस में स्पिन नहीं कराता वो बंदा। अक्षर पटेल का तो फेमस ही यही है ना कि वो हर बॉल सीधी डालेगा। तुमको एक बॉल लगेगा यार ये पक्का तो बॉल स्पिन होगी, और वो भी स्पिन नहीं होगी। तो अक्षर पटेल इज नोन फॉर दैट। तुमने तुमने उसको उसके साथ तुमने कुछ नहीं किया। चलो जब कुलदीप यादव आया, एक लेग स्पिनर आया, तुमने उसके साथ भाई वो कंसिस्टेंटली एक लेंथ को हिट करता गया, तुमने कुछ नहीं भाई। इनफैक्ट जडेजा बेसिकली जडेजा में थोड़ा इन्होंने किसी को अनसेटल करने की कोशिश करी ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब भाई एक बार कुछ कोशिश करी होती तो उसमें मैं कुछ टेक्निकल खामी निकालता। मेरे पास एक ही टेक्निकल खामी है, वो है इंटेंट। वो इंटेंट की बात क्यों लग रहा, मेरे को लग रहा है इनके प्लान में ही नहीं था। इनका प्लान ही ये था कि कुछ भी जैसे तैसे करके, जो मैंने पिछले वीडियो में मजाक में बोल दिया था कि जैसे तैसे करके 40 से ओवर तक पहुंच जाओ, फिर वहां से देख लेना। ये लोग ने एक्चुअली में यही प्लान था मेरे हिसाब से लोग का। एक्चुअल में ये प्लान था। लेकिन ये लोग फिर वही 33-34 ओवर में भाई इनका पेशेंस ब्रेकआउट हो गया। और भाई बस पेशेंस ब्रेकआउट नहीं होगा, उसको समझ आ गया। मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ। रिजवान ने जो ट्राई किया भाई, उस पॉइंट पे जब तुम्हारा कैच छूटा, तुमको ये इट्स अ काइंड ऑफ साइन कि यू हैव टू बैट अलोंग, तुमको लंबा खेचना भाई। एटलीस्ट लास्ट के 10 ओवर तक तो चले तो जा। एटलीस्ट एक भाई मेरा तो ये आर्गुमेंट है, अगर रिजवान 3 ओवर और खेलता तो शायद 240 के बजाय 220 या 210 का टारगेट आ जाता। तो मैं तो एक्चुअली में चाहता था बंदा खेले। जिस तरह से वो आउट हुआ है अक्षर पटेल को, अपने जो बोलते हैं रिलीज शॉट, उसको कुछ नहीं पता था। उसने है ना अक्षर पटेल के हाथ में बॉल आया, उसने तब से सोच रखा था कि कुछ भी डालेगा मैं आगे बढ़ के इसको स्लॉक करने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो बोल्ड नहीं होता तो उसमें स्टंपिंग होने वाला था। ठीक है, सेम गोस फॉर, अब मैं उसकी बात करता हूँ रिजवान की, सॉरी साउथ शकील की। शायद साउथ शकील जडेजा की बॉलिंग थी या अक्षर पटेल की बॉल, मेरे को याद नहीं है किसकी बॉलिंग थी। हाँ, अक्षर पटेल की बॉलिंग पे कैच छूटा था कुलदीप हाँ, यादव। अक्षर पटेल की बॉलिंग पे ना कुलदीप यादव ने कैच छोड़ा था, विच वाज वेरी वेड कि कुलदीप यादव लॉन्ग ऑन पे क्या कर रहा है, वरुण चक्रवर्ती से इतना इंस्पायर्ड नहीं होना मेरे भाई। ठीक है, उसके जस्ट बाद उसने जो हार्दिक पांड्या पे शॉट मारा है वो, ठीक है, इट वाज अ नथिंग शॉट, कुछ इंटेंट नहीं। शॉर्ट पिच बॉल उसने बस ऐसे कर दिया, मतलब कुछ पावर नहीं, ना उसको बॉल को नीचे रखने की कोशिश की, ना खींच के आउट एंड आउट मारने की कोशिश की, कुछ नहीं। इट वाज लाइक अ कैचिंग प्रैक्टिस दे रहा था वो वहां के फील्डर को, और आउट। अरे भाई जब तूने इतनी बॉल्स खेली है, जस्ट गो एंड मेक अ 100, 110 120 मार, एटलीस्ट 240 कर ले, 255 260 कुछ तो टारगेट आता। जब तूने इतनी बॉल्स कंज्यूम की है, तुमने इतना खा लिया है, तो बैट अलोंग। और ये कहां पर फर्क आता है, मेंटालिटी का। इस स्टेज में आके ना टेक्निकल डेफिशिएंसी सब में कुछ ना कुछ होती है, लेकिन डिफरेंस ही मेंटालिटी का। और सबसे बड़ा डिफरेंस ही रिजवान और साउथ शकील के मेंटल। साउथ शकील तो भी मैं उसको इतना इतना फ्लैक नहीं दूंगा, स्पेशली रिजवान बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ प्लेयर हु प्लेस स्पिन वेल, एटलीस्ट ये नोशन है। तुमने कुछ भी नहीं किया ब्रो, कुछ भी नहीं किया। और, ठीक है भाई, इनसे और मूव ऑन करते हैं। हाँ, मूव ऑन करते हैं। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, अपनी इंडिया की बैटिंग पे आता हूँ। उसमें जो मैं देखो सबसे गजब चीज़ मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम से रेडी लेके बैठा था कि इंडिया और उनकी बॉलिंग में कितना बड़ा फर्क था। तो ये है अपने महाशय शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, ईगल बोलते हैं इनको। और भाई मैं आज के टाइम में तुमको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, शाहिद अफरीदी ऑन पेपर आई हैव नो आइडिया कितने साल का है वो, ठीक है, मेरे को क्लैरिटी नहीं है वो बंदा कितने साल का है, लेकिन लेट्स अज्यूम 45 इयर्स का है शाहिद अफरीदी, शाहीन शाहिद अफरीदी, वो इससे बेटर बॉलिंग कर लेगा।
मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं 110% श्योर हूँ कि शाहिद अफरीदी आता वो इससे बेटर बॉलिंग करता। भाई व्हाट इज दिस बॉलिंग। और अगेन माइंड यू स्टार्टिंग है 5 ओवर, बेसिकली उसका इनिशियल स्पेल का ये पावर प्ले का बॉलिंग है शाहिद अफरीदी का। ये पूरा तो स्पेल वे पूरा स्पेल तो इससे भी ये खराब पूरा दिख रहा है। भाई उसने फुल लेंथ फुल टॉस और यॉर्कर इतनी ज्यादा डाली है। मैं इनफैक्ट ये तक आर्ग्यू कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा जो विकेट दिया वो रोहित शर्मा नहीं देना चाहिए था। क्यों? हाँ, क्योंकि जब उसने 1-2 चौके छक्के मारे थे रोहित शर्मा को समझ के चलना चाहिए था कि बॉल क्या आने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि आफरीदी को और कुछ बॉलिंग करना आता ही नहीं है। एक बाउंसर नहीं डाला है, कुछ नहीं, उसको सिर्फ एक ही बॉल डालना आता है कि खींच के आगे डालते जाओ और भगवान से मनाओ स्विंग हो जाए। अगर स्विंग नहीं हो रही तो आज जो हाल हुआ आफरीदी का वो एवरी फकिंग मैच होगा। इतना अट्रोशियस बॉलिंग, इतना अट्रोशियस बॉलिंग। और भाई अपने ने उस तरीके से उसका फायदा भी उठाया। मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि कितना अट्रोशियस बॉलिंग था। ये है नसीम शाह का सेम स्टार्टिंग का 5 ओवर का स्पेल। नसीम शाह का देखो, गुड लेंथ शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ उसने पकड़ के रखा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गजब एकदम भाई डेल स्टेन अगेन ये था, लेकिन कुछ तो दिखा रहा था। और ये है शाहीन अफरीदी, फर्क देखो। अब भाई तू मेरे को ये बता अगेन, एज अ फास्ट बॉलर तू बॉलिंग भी करता है, फास्ट बॉलिंग भी, जब तू पावर प्ले में जा रहा है तुमको 240 डिफेंड करने हैं, क्या एज अ बॉलर तू क्या करने जाएगा? जो जो हमने पहले भी बात करी थी कि भाई विकेट के दोनों तरफ रन नहीं खाने हैं तुमको, ठीक है। तुम्हारा जो कैप्टन है वो किसी एक ही तरफ फील्ड सेट कर सकता है पावर प्ले में कि भाई ठीक है राइटी है तो उसके ऑफ में 4 या 5 बंदे रहेंगे तो सब कुछ कवर करेंगे। तो अब तुम उसको बार बार डाउन द लेग बॉल डालोगे, उसका कोई सेंस नहीं है। या फिर तुम ऑफ में भी डाल रहे हो, जो शुभमन गिल को था कि एकदम फुल टॉस ही गिर जा रही है यॉर्कर के चक्कर में, वो ऐसा शॉट ले रहा है कि बॉल वन बाउंस होके फील्डर्स के साइड से गुजर रही है, ना कोई कैच का चांस है ना कुछ भी। तो कुछ नहीं कर सकता इसमें कैप्टन, तुम्हारा क्या करेगा वो। तो तुम तो बोल दोगे ऑफ साइड में बॉल थी, बॉल गैप में से चली गई, मैं क्या करूं। बॉल ही खराब थी, उसमें बैट्समैन को मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही भाई, ये बता रहा हूँ शाहीन अफरीदी इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया था कि शुभमन गिल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको है ना वॉक डाउन द मतलब वो पिच पे वॉक करते उसको शॉट मारने लग गया था। क्यों? हम्म कुछ कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा था वो। ऐसा नहीं कि भाई नहीं हो रहा है स्विंग, ठीक है कुछ और ट्राई करूं। एकदम अट्रोशियस सेंसलेस बॉलिंग थी भाई। और स्पिनर्स तो उनके पास ऑब्वियसली नहीं है। मैं वापस शाहीन अफरीदी पे थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ। अगर रोहित शर्मा, मेरा तो ये भी मानना है कि अगर रोहित शर्मा अगर उसको यॉर्कर नहीं पड़ा तो शायद रोहित शर्मा सेंचुरी मार के मैच को 35 ओवर में खत्म कर देता, 30 ओवर में ही खत्म कर देता। क्योंकि उनके पास अगेन दिस शोज उनके पास कुछ प्लान नहीं था। उनके पास सिर्फ एक प्लान था, दौड़ के आके डालना है, बॉल खत्म करना। मैं एक चीज क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं और ठाकुर ने बहुत साथ में बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। ठाकुर इनफैक्ट स्टार्टिंग के ओवर्स में स्पेड बॉलिंग करता है। तब हर बार ठाकुर को एक ही चीज मैं ज्यादातर मैं बहुत बार बोली है, वो एक ही चीज बोली है कि एक ही चीज बार बार कर। मैं इनफैक्ट बहुत कॉमनली सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि ठाकुर यही डालना है और इसको बार बार करते जा, बार बार करते जा। इवेंचुअली तुम्हारा पेश मतलब जो बॉलर की कंसिस्टेंसी होगी, बैटर अपने आप गलती करता है। इट्स अ वेरी बहुत कॉमन टेक्निक है क्रिकेट में। कुछ ऐसा भी मैं रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा, बहुत कॉमन है कि एक जगह पे तू कंसिस्टेंटली बॉल डाल। और वहां शाहीन अफरीदी ने एग्जैक्टली उसका उल्टा किया। उसने हर जगह वो इतना ज्यादा फुल था, इतना ज्यादा फुल था कि मेरे को एक पॉइंट पे ऐसा हो गया यार क्या चल रहा है यार। लोग क्यों ऐसा क्रिकेट देख रहा हूँ मैं। इससे ज्यादा दिमाग तो यार वो नवीन उलक फसलक फरूकी जो एक्चुअली में बेचारों ने T20 क्रिकेट खेल खेल के कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल खेल के कोई उनकी तरफ देखते नहीं, वो लोग इससे बेहतर बॉलिंग करते हैं और कंसिस्टेंटली इससे बेहतर बॉलिंग करते हैं। वो सो अट्रोशियस। लेकिन थोड़ा स्पिन बॉलिंग पे बात करते हैं, थोड़ा स्पिन छोड़ो, रिजवान की कैप्टेंसी पे बात करते हैं। तू मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तू उस पर थोड़ा अच्छे से डुएल डीप करो, इन डेप्थ बात कर कि रिजवान की कैप्टेंसी वाइज डिफेंडिंग 240 कैसी थी और वो क्या कर सकता था, कहाँ गलती हुई? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि टीम सिलेक्शन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इनका, जो इनके पास फिफ्थ बॉलर होता ही नहीं। मतलब ना सलमान अली आगा तुम्हारा फिफ्थ बॉलर बन सकता है ना खुशदिल शाह। तुम दो सिक्स्थ बॉलर्स को मिला के फिफ्थ बॉलर नहीं बना सकते। एक प्लेयर उसमें प्रॉपर फिफ्थ बॉलर लायक होना चाहिए, ठीक है, जिसका अगर दिन खराब हो तो तुम्हारा सिक्स्थ बॉलर गेम में आए, ठीक है। या किसी दिन फिफ्थ बॉलर 10 ओवर डाले, किसी 4 मेन बॉलर्स में से किसी का दिन खराब हो तो सिक्स्थ बॉलर उसकी ओवर्स को कवर करे। यहाँ पे तुम्हारे फिफ्थ बॉलर की ओवर दो सिक्स्थ बॉलर सेवेंथ बॉलर कवर कर रहे हैं, और किसी दिन किसी मेन के 4 बॉलर का दिन खराब हो गया तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आज उसको रन पड़ रहे थे भाई, हरीश राउफ को, पता नहीं मेरे दिमाग में एक आवाज आ रही थी टी से टेपिया को, तो लेकिन ठीक है। तो तो मैं वो बोलना नहीं चाहता। तो भाई आज जब उसको रन पड़ रहे थे, कोई कोई ऑप्शन ही नहीं था तुम्हारे पास कि तुम कुछ कर सको, ठीक है। खुशदिल शाह इज लाइक अ बॉलिंग मशीन, बॉल टर्न वन कुछ होगा नहीं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर बॉल गिरेगा। वहां पे इंडिया रिस्क लेना नहीं चाहता था। अगर ये एक हाई स्कोरिंग चेज होता ना तो सबसे ज्यादा रन खुशदिल शाह को ही पड़ने थे इस मैच में।
ये लिख के लेके ये फिक्स था कि श्रेयस अय्यर उसको खा जाता वहां पे। पर यार एक और चीज तुमको, अब हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं कप्तानी की, कितना क्लूलेस कप्तान है वो इंसान, देखने जैसी बात है। पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ उसने बॉलिंग की बात करी ना, वो लोग बैटिंग में अच्छे हैं। जो हाईएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, पार स्टार्टिंग के 20 ओवर है, पाकिस्तान ऑन एन एवरेज 65% डॉट बॉल खेल रहा है। तो मतलब भाई बचा क्या, 65% डॉट बॉल, 120 20 से 120 ओवर में से 13 ओवर डॉट बॉल। 13 ओवर्स डॉट बॉल, डॉट बेसिकली मेडन खेल रहे हो, ठीक है। ना तुम्हारी बैटिंग अच्छी है पावर प्ले की, ना तुम्हारी पावर प्ले की बॉलिंग अच्छी है, ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है। जब श्रेयस अय्यर आया, श्रेयस अय्यर बिल्कुल भी फ्लुएंट नहीं था। आज उसकी टिपिकल श्रेयस अय्यर वाली इनिंग नहीं थी। स्टार्टिंग के कुछ कितने बॉल सकते हो, 40-50 की स्ट्राइक रेट से खेला था, और तुमने जीरो कैपिटलाइज किया उसमें। थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं बनाया कि हाँ भाई, एक तो ये नॉर्म है रिजवान की कप्तानी। बाप इनफैक्ट पाकिस्तान की क्रिकेट का इनको ऐसा है कि भाई स्टार्टिंग के 10 ओवर है, 2 ही बंदे बाहर रहेंगे, जैसे पावर प्ले खत्म होगा 4 बंदे बाहर। कोई कंपलसरी नियम है क्या मेरे भाई? कोई कंपलसरी नियम है? तू रखना है यार, तू 3 बंदे बाहर रख, खाली एक और बंदा फील्ड में रख। तू क्या करना है तेरे को रन बचा के? थोड़ा सिचुएशन टाइट तो कर। एज अ इंडियन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि कुछ तो देखने में मुझे मजा आए कि हाँ चैलेंज हो रहा है। देयर इज नो चैलेंज। जहां कुलदीप यादव की बात करें कि स्टार्टिंग के स्पेल में उसको विकेट नहीं मिला, लेकिन उसने मैच को टाइट तो रखा। सेकंड स्पेल में आके उसने 3-4 बंदे फटाफट आउट कर दिए, उसने टेल को फटाफट खत्म कर दिया। ये चीज कभी भी पाकिस्तान के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बॉलर ही नहीं है। उनके पास कोई बॉलर ही नहीं है। लेकिन भाई बॉलिंग की जब आपने बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वापस अपने इंडिया की थोड़ी बॉलिंग पे आते हैं और कुछ बंदों के नाम लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कुलदीप यादव की बॉलिंग पे बात करते हैं। रिसेंटली बहुत फ्लैक मिल रहा था कुलदीप यादव को फॉर सम वियर्ड रीजन, क्यों आउट ऑफ फॉर्म है। यार एक तो इंडिया में बहुत वियर्ड है, कोई बंदा 2 मैच अच्छा खेलता है उसको सर पे चढ़ा लेते हैं, कोई बंदा 2 मैच खराब खेलता है तो भाई उसको टीम से निकालने की बात ही हो रही है। वियर्ड शिट है। लेकिन कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के सामने 15 विकेट लिए हैं 14 की एवरेज से। और उसी के साथ मैं एक और बंदे की बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली तू बात करे, वो है मोहम्मद शमी की। ठीक है, मोहम्मद शमी का आज दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन पिछले मैच में भी उसने 5 लिया था। और कोई भी आईसीसी के ओडीआई इवेंट्स में मोहम्मद शमी इज अ फ्रिकिंग बीस्ट भाई। 5 विकेट हॉल्स है, 5 बार उसने पंजा मारा है आईसीसी इवेंट्स में। तो भाई मैं बिल्कुल सर बता रहा हूँ, मोहम्मद मोहम्मद शमी जैसे इंजरी कंसर्न्स और ये सब से एक बार बाहर चला गया तो मुझे लगा कि शायद अब इस मैच में नहीं लौटेगा। लेकिन फॉर माय सरप्राइज और भाई बहुत लोगों के सरप्राइज के लिए मोहम्मद शमी लौटा और उसने पिछले स्पेल से अच्छी बॉलिंग करी सेकंड स्पेल में। ठीक है, सेकंड स्पेल में ही वाज जेन्युइनली गुड। वहां पे वो विकेट डिजर्व करता था कि अगर कोई चांस बनता तो विकेट मिलता। लेकिन वो तो उस टाइम पे बैट्समैन का जो रुख था वही ऐसा था कि बस हमको डिफेंड करना है, उस वजह से उसको विकेट नहीं मिल पाया। बात करो कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव की बॉलिंग जिस सिचुएशन में हो रही थी उस सिचुएशन के हिसाब से वो बहुत सही बॉलिंग कर रहा था। फिर जैसे ही ऐसी सिचुएशन आई जहां पे रन बनना स्टार्ट हुए तो कुलदीप यादव का वो जो सिनारियो है कि भाई कुलदीप यादव जैसे बॉलर्स के साथ क्या होता है ना कि तुम इनको खेल के निकाल सकते हो मोस्ट प्रोबेबली फॉर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। लेकिन जब भी तुम्हारे सामने कुलदीप यादव एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहां तुमको रन बनाना है, वहां पे फिर तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि फिर तुम समझ नहीं रहे हो कि कौन सा बॉल स्लाइडर है कौन सा बॉल गुगली है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव उस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि कहाँ मुझे पेस को वेरी करना है, कहाँ मुझे किस हिसाब से बॉल करनी है। और उसने आज भी वही करके दिखाया, जैसे उसने लोअर एंड ऑफ द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में आउट किया, सलमान अली आगा का बहुत बड़ा विकेट लिया, फिर नसीम शाह को आउट किया, शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे आउट किया गुगली से। बहुत अच्छी बॉलिंग लगी मुझे। भाई बात जो तूने बोली ना कि कुलदीप यादव के पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं, फॉर समवन जिसके पास इतने सारे वेरिएशंस हैं और प्लस वो लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, वो उसका इतना गजब कंट्रोल मेरे को एक्चुअली बहुत सरप्राइज करता है। तो लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स में या फिंगर स्पिनर्स में फर्क क्या, फिंगर स्पिनर्स अपनी उंगली से डालते हैं, ठीक है, वो अपनी उंगली से बॉल डालते हैं, तो इससे तुम कंट्रोल ज्यादा ला पाते हो, लेकिन वेरिएशंस कम हो जाते हैं और स्पिन उतना कम होता है। लेकिन रिस्ट स्पिनर्स होते हैं वो अपने रिस्ट का इस्तेमाल करते हो, अपने रिस्ट से बॉल को घुमाते हैं, तो इससे तुम कंट्रोल उस लेवल पे नहीं ला पाते, उतना कंट्रोल नहीं आ पाता। लेकिन विकेट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत टर्न मिलता है, बहुत अलग अलग स्टाइल की बॉलिंग आती है। कुलदीप यादव करंट जनरेशन को इतना गजब फिनोमेना है कि वो राशिद खान की तरह एकदम प्रॉपर तेज बॉलर नहीं है, है ना, जो टिपिकल राशिद खान के टाइप के जो स्पिनर होते हैं, रवि बिश्नोई टाइप के। वो प्रॉपर क्लासिकल लेग स्पिनर है, लेकिन कंट्रोल भी उतना अच्छा है, उसने अपनी पेस भी बढ़ा ली है, उसके पास दुनिया भर के वेरिएशंस भी। मैं एक्चुअली में ये तक कहना चाहूंगा कि करंट टाइम्स का वो टॉप टियर वाइट बॉल स्पिनर है। वो राइट मैं तो कहूंगा एडम जेम्पा के साथ उसको मैं मैच करना चाहूंगा। एडम जेम्पा अगेन वो उस टाइप का प्लेयर, सेम बॉलर है वो, लेकिन वो थोड़ा मोर ऑफ द रवि बिश्नोई साइड में आता है, कि जिसके पास कंट्रोल बहुत अच्छा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को लोग, पता नहीं यार, उसको 30 साल का हो गया ऑलमोस्ट बंदा, और लोग अभी उसको उस लेवल का है ना क्रेडिट नहीं देते।
जो उसको मिलना चाहिए। आज भी बहुत लोग बोलेंगे कि अबे क्या किया उसने, 3-4 विकेट लिया, वो भी टेल एंडर का विकेट लिया। भाई देखो, टेल एंडर को आउट करना भी एक कला है, ठीक है? और इंडियंस को कितनी बार अपने लोगों को टेल एंडर्स को आउट करने में प्रॉब्लम हुई है, अपने सबको पता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से उसको वो क्रेडिट मिलना चाहिए। व्हेयरएज़ मोहम्मद शमी, देख भाई मैं एक बात बोलूँ, मोहम्मद शमी की जब भी कोई तारीफ करेगा ना कि भाई मोहम्मद शमी सीम बहुत अच्छा है, उसका सीम प्रेजेंटेशन गजब है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। मेरे को जो मोहम्मद शमी का एक पॉइंट जो सबसे गजब लगता है ना, वो उसकी कंसिस्टेंसी है। वो बंदे का भाई, जो अपने शाहीन अफरीदी की बात करें, शाहीन अफरीदी के पास भी गजब इन स्विंगिंग यॉर्कर है ये, लेकिन मोहम्मद शमी फ्रॉम डे 1 देख रहे हैं, लिटरली उसके डेब्यू से मैं उसको देख रहा हूँ, 2012 के डेब्यू से। वो बंदा आज तक खाली बेटर हुआ है फिटनेस मामले में, लेकिन उस बंदे ने कंसिस्टेंटली एक चीज, इम्पेशेंट नहीं हो बंदा। एक नॉर्मल बॉलर है, अगर एक ग्रेट बॉलर की खासियत ही वही है कि वो कंसिस्टेंटली एक ही एक चीज करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तुम्हें बोरिंग लगेगा, लेकिन दैट्स, एज अ बॉलर तुम्हें वही चीज चाहिए, वही चीज चाहिए। जो भी ग्रेट बॉलर्स रहे, जेम्स एंडरसन हो तुम्हारा, मैगरा हो, ब्रेटली हो तुम्हारा, क्या डेल स्टेन हो, सबके सब जाने ही इसीलिए जाते थे कि वो लोग कंसिस्टेंट थे। अगर तुम उसको बोल दो कि ये चीज करनी है, वो लोग पूरा पूरा दिन कर लेंगे। और वो एक्चुअली मोहम्मद शमी की खासियत है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के शेडो में रह गया, थोड़ा जब स्टार्ट उसका करियर का हुआ था तो भुवनेश्वर कुमार के शेडो में रह गया था। अब कभी कभी वो मेरे को लगता है कि जसप्रीत बुमराह के शेडो में गायब हो जाता है, प्लस इंजरी भी है। लेकिन जो मोहम्मद शमी ने किया है वो इमैचेबल है। कुछ 19 आईसीसी के ओडीआई मैचेस खेले, उसमें 60 विकेट्स हैं भाई उसके। मतलब मैं देख रहा था एक स्टैट की उसने जहीर खान को ओवरटेक किया था। तो जहीर खान ने 32 इनिंग्स में 59 विकेट लिए थे और मोहम्मद शामी ने कुछ 19-20 में 60 विकेट्स लिए थे। वही, और आज तक ये जहां हम लोग बात कर रहे हैं, वो आज तक कोई भी एंगल से लायबिलिटी नहीं है हमारी टीम में, बिल्कुल भी लायबिलिटी नहीं। वो एक प्रॉपर बॉलिंग एसेट है। तो मोहम्मद, मैं कह रहा हूँ ना, टैलेंट आज के टाइम पे ना कहीं ना कहीं सबके पास होता है। अगर तुम इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अच्छा टैलेंट है, तभी तुम खेल रहे हो। लेकिन तुमको कट अबाउट द रेस्ट वही करता है तुम्हारा वर्क एथिक। मेरे को लगता है वो मोहम्मद शमी वो बहुत गजब है, वो बहुत गजब है। वो जिगरा वाला, अपने जो बॉलर बोलते हैं कि वो डरता नहीं है, वो ये चीज करने में बिलीव करता है। उसका एक प्लान होता है। देख, एक और चीज में बहुत सारे बॉलर्स को मैंने देखा है, वो कैसा करता है, जैसे उन्होंने कहा अपनी एक अच्छी बॉल डाली, जो भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डाली, उनको रन पड़ गया, चौका पड़ गया, वो लोग तुरंत प्लान चेंज कर देंगे। वो तुरंत एक अंदर आती हुई बॉल ट्राई करेंगे, बाउंसर ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो अच्छा बॉलर होगा, वो वापस से सेम बॉल डालेगा और मेहनत से डालेगा। वही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी में यही फर्क है कि वो लोग है ना, डरते नहीं, उनको अपने प्लान में क्लैरिटी होती है और वो लोग उस चीज को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, भले तुमको चौका पड़े, वो लोग उससे डरते नहीं। दैट इज मोहम्मद शमी फॉर यू। मेरे हिसाब से अपने ने काफी कुछ कवर कर लिया। क्या और कुछ बात करनी है? हार्दिक पांड्या पे बात कर सकते हैं ब्रो। हार्दिक अब पांड्या पे हर्षित राणा के जो टॉप इनिशियल स्पेल था वो आज बहुत अच्छा था। भाई क्रेज डिजर्व करता है। ठीक है, वो लोगों का इंटेंट खराब था कि इतने ज्यादा वो लोग अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी लाइन लेंथ पहले के कंपेयर में, पिछले जितने भी अपीयरेंसेस है उसके उसके कंपेयर में काफी अच्छी थी, काफी ज्यादा कंसिस्टेंट था वो। और मुझे पहले से लगता है ना कि उसका जो इनिशियल स्पेल था ना, उससे उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिला लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में। मुझे लगता है कहीं ना हर्षित राणा कॉन्फिडेंस रिदम वाला बॉलर है कि भाई इनिशियल अगर उसको कॉन्फिडेंस मिल गया तो भाई फिर वो बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अपने आप के बिलीव रख के बॉलिंग कर रहा था। ये तो देख, अपने ना आईपीएल के टाइम भी बात करी थी हर्षित राणा की। इनफैक्ट हम दोनों वो बंदे, जो आज तुम लोगों को लगता होगा हम लोग हर्षित राणा के खिलाफ है, लेकिन आईपीएल के टाइम में हम दोनों वो बंदे जिन्होंने बोला था हर्षित राणा को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए था। हर्षित राणा की खासियत ही वो एक्चुअली बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीव और जिगरे वाला बॉलर, डरता नहीं है। लेकिन जब मैं हर्षित राणा की बात कर रहा हूँ, एक और चीज मैंने नोटिस की है कि अब शायद इसका आज 5वां वनडे मैच था, 5 वनडे में मेरे को लगता है एक भी मैच में उसने 10 ओवर का कोटा कंप्लीट किया, विच काइंड ऑफ इम्प्लाइज टू मी कि रोहित शर्मा इसको अभी भी फिफ्थ बॉलर की तरह ऑपरेट कर रहा है कहीं कहीं। या फिर मेरे को अभी वैसे लग रहा है कि रोहित शर्मा के दिमाग में, यार रोहित शर्मा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है हर्षित राणा को लेकर। मेरे को बहुत ये मैं ये चीज को इतना वो नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा है कि भाई जो हमारे जो सेकेंडरी ऑप्शंस है, बॉलिंग ऑप्शंस, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या या रविंद्र जडेजा फॉर दैट मैटर, वो बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जहां पे दो राइटी बैटिंग कर रहे थे, वहां अक्षर पटेल का बॉलिंग करना है, जडेजा का बॉलिंग करना ज्यादा सेंस बना रहा था कंपेयर टू कि सिर्फ कोटा खत्म करने के लिए हम हर्षित राणा को ओवर देते। तो इस वजह से शायद हर्षित राणा के कोटा अभी पूरा नहीं हो रहा। इसी के काउंटर में तुझे एक सवाल पूछता हूँ। बैक टू बैक 2 ऐसे मैचेस हो गए जहां पर
अपने ने ना मिडल में विकेट्स नहीं निकाली। बांग्लादेश के सामने तो अपने ने ऑलमोस्ट उनको 150-110 पे ऑल आउट कर देना चाहिए था और वहाँ से वो लोग बहुत आगे चले गए। आज फिर ऐसा हुआ कि शाहिद और रिजवान ने एक बहुत लंबी पार्टनरशिप करी, उसका चलो वो लोग का जो भी हुआ। अपने ने ये बात स्क्वाड के प्रीव्यू में बात की थी, जब इंडिया का स्क्वाड आया तब भी हमने बात की थी। स्क्वाड में सब कुछ अच्छा है, स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि मिडल में जडेजा और अक्षर उस टाइप के स्पिनर नहीं है जो कंसिस्टेंटली तुम्हें विकेट ले। अगर कुलदीप यादव विकेट नहीं लेगा तो प्रॉब्लम होगी। क्या लगता है ये चीज़ एक इश्यू दिख रहा है? क्योंकि और कुछ इश्यू दिख रहा है तेरे को, मेरे को एक यही इश्यू दिख रहा है। ये चीज एक इश्यू है जो धीरे धीरे दिख रहा है। ये चीज इश्यू उस दिन बन जाएगा जैसे आज बांग्लादेश के सामने भी और पाकिस्तान वाले मैच में भी चीज ये थी कि विकेट नहीं गिर रहे थे लेकिन रन नहीं बन रहे थे। ये इशू उस दिन बहुत बड़ा बन जाएगा जब रन बनने लगेंगे मिडल ओवर्स में। ठीक है, सामने अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी कोई टीम हो गई जिसके मिडल ऑर्डर्स के बैट्समैन अटैकिंग है, तब ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। केन विलियमसन, डेरिल मिचेल अगर मिडल में खेल रहे हैं और अगर वो लोग 30-40-30 ओवर की पार्टनरशिप कर रहे हैं, भाई मैं नहीं मान सकता कि वो लोग कुछ 4 की इकोनॉमी से खेलेंगे फिर, है ना? तो एक ये मेरे को लग रहा है एक इकलौता चिंक इन द आर्मर है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बढ़िया गया। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि गए और जीत गए, मैं एक्चुअली में चाहूंगा। लेकिन भाई एक आयरॉनी की बात ये है कि डिफेंडिंग चैंपियंस, होम टीम, और उन लोग का हो गया भाई 2 मैच खत्म। 19 तक कितना हुआ था तुम्हें याद है? चैंपियंस ट्रॉफी चालू होने से भी कितना बवाल था कि इंडिया आएगी नहीं आएगी। अब यहाँ से जो पाकिस्तान का टूर्नामेंट है या जो पाकिस्तान का लेग होगा वो खत्म है, उसमें कोई इतना ज्यादा मजा नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स को देखने के लिए पब्लिक इकट्ठा होगी, पर वो मजा नहीं रहेगा कि अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता तो जो एक जुनून रहता है क्राउड में, अब वो नहीं देखने मिलेगा। क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश को हराएगा डेड हो जाएगा सब कुछ। भाई न्यूजीलैंड बांग्लादेश को नहीं भी हराया, बांग्लादेश अगर जीत भी गया पाकिस्तान तो आउट है। अब पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में से कौन आगे रहा है? पाकिस्तान तो आउट है, वो फिक्स है। अब तू सोच, वो टीम ने सिर्फ एक मैच खेला अपने घर पे, ठीक है, दूसरा मैच खेलने दुबई आ गए, तो लिटरली एक मैच खेला अपने घर में होम टीम ने और वो लोग आउट है। तुमको कोई आइडिया नहीं था अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस वहां की जो स्पॉन्सर्स ने झेला होगा, क्योंकि पूरा पैसा ही ना पाकिस्तान टीम पे लगा जाता कि वो लोग आगे तक जाएंगे, लोग देखेंगे, एडवर्टाइज आएगा। भाई वो खत्म, अब कौन देखेगा? भाई मैं तो यहाँ तक ये भी प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, मैं बहुत क्लियरली ये प्रोडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस जो बांग्लादेश का मैच होगा, पाकिस्तान वो वाला मैच भी हारेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान इतना ज्यादा डाउन एंड आउट होगा ना ये मैच हारने के बाद कि खत्म है। अब उनके पास कुछ बचेगा नहीं। बांग्लादेश, भाई बांग्लादेश इतनी भी खराब क्रिकेट, आज मैं जिस तरह से पाकिस्तान को देखा, इससे तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था उन्होंने। इससे तो उनकी बॉलिंग में भी इससे बहुत ज्यादा स्पाइस था, इससे बहुत ज्यादा स्पाइस था। अगर वो लोग कैचेस नहीं छोड़े थे ना केएल राहुल के या श्रेयस अय्यर वगैरह के, तो बहुत ज्यादा स्पाइस था। बट ठीक है, मेरे हिसाब से वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। ये मोटा मोटी एंड करने से पहले ना भाई, मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से एक और एक लाइन बोलना चाहता हूँ। पाकिस्तान बांग्लादेश इस पूरे ग्रुप से अलग अफगानिस्तान की एक बात करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ना भाई, अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा जो हाइप लेके आया था, मुझे एक बहुत जल्दी है लेकिन एक मैच के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अफगानिस्तान में कुछ नहीं होगा अफगानिस्तान का। क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप था या जो इंडिया में जो वर्ल्ड कप था, उसमें अफगानिस्तान को कोई इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था। ठीक है, तो देवर अंडरडॉग्स, डार्क हॉर्सेस उनके अंदर। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने उनका पूरा मैच देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है वो लोगों ने खुद पे प्रेशर ले लिया। ठीक है, वो लोग अब उनके लिए ऐसा लग रहा है उनको कि वी हैव समथिंग टू लूज। और ये जो प्रेशर होता है ना, ये हद जो टीमें होती है वो हैंडल नहीं कर पाती। सही बात है। अब मुझे उसके पास ऐसा था कि नथिंग टू लूज है, अभी तक उनका ऐसा था कि नथिंग टू लूज है। लेकिन मैंने वो मैच देखा, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मेरे हिसाब से ना बॉलिंग ठीक, बॉलिंग तो भी अच्छी थी, लेकिन वो लोग ने एक्चुअली बैटिंग में बहुत बड़ा मैसअप किया था, बहुत गंदा मैसअप किया था। मैं अभी भी, इट्स टू अर्ली, मेरे को अभी भी लग रहा है वो लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को लपेट लेंगे। मेरे को जेन्युइनली लग रहा है इंग्लैंड को शायद वो हरा देंगे लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत टाइट हो जाएगा यार। चल ठीक है, मेरे हिसाब से पॉडकास्ट को अपने इधर ही एंड करते हैं। मेरे अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। रिलेटिवली एक छोटा वीडियो होगा, मोर देन एनालिसिस, इट्स मोर ऑफ अ टॉक शो। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस के लिए हमको एक्चुअली में पूरी रात का टाइम चाहिए होता, ताकि हम लोग स्टैट्स वगैरह जमा करें, हम लोग सोचें उस पर। लेकिन जस्ट मैच खत्म होते हम लोग बैठ गए हैं, तो इट्स मोर ऑफ अ टॉक शो। व्यूज दे देना भाइयों, लाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लग रहा तो गाली देके कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच।